इस वक्त हमें प्रिसिजन एग्रीकल्चर की ज़रूरत है और हम जितना इसको प्रिसाइज करते जाएंगे, जितना इसकी बारीकियों को देखेंगे, उतनी हम अपनी यील्ड बढ़ाएंगे। कि आपने मकई की 180 मन फी एकड़ से ज़्यादा पैदावार हासिल की। अगर ये आपने अचीव कर लिया है तो आप वो सबसे बड़ा और पहला स्टेप है एक अच्छी अपना एवरेज लेने का। आपकी अब मक्की जो है वो 400 मन तक जाती है, 397 उनका रिकॉर्ड है। तो यही है कि उसको जो है ना सीड साइज़ के हवाले से जो है उसको चेंज करना चाहिए। जिस तरह का सीड साइज़ हो उसी हवाले से उसको चेंज कर रहे हैं। और आपने प्लांटिंग से पहले अपने उसको बहुत अच्छी तरह चेक कर लेना है कि कोई उसमें गलती की गुंजाइश ना हो, तो उसमें फिर आपकी बेहतर प्लांटिंग हो जाती है। अर्ली काट रहे होते हैं अपनी मक्की, उस वक्त मक्की पक्की भी नहीं होती। आप 30% to 40% मक्की लॉस करते हैं। मैकेनाइज करेंगे तो ये सारी चीज़ें अपना एलिमिनेट हो जाएंगी, जिसमें ड्रायर्स भी हैं और हार्वेस्टिंग भी है। तो पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस के हवाले से थोड़ा सा बताएं कि किस तरह इसको जो है मिनिमाइज़ किया जा सकता है, किस तरह इसको मैनेज किया जा सकता है। ये फार्मर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि वही सुखा के आपको मक्की दे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पायनियर कॉर्न कहानी में खुश आमदीद। मैं हूं आपका होस्ट खालिद रहमान। हाजिर हैं पायनियर कॉर्न कहानी की नई एपिसोड नए मेहमान के साथ। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, मकई की फ़ी एकड़ पैदावार बेहतर बनाने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। उसमें मकई के अच्छे बीज का इस्तेमाल है। उसके अलावा मकई की काश्त से लेकर मकई की बर्दाश्त तक उसकी बेहतरीन निगहदाश्त जो है वो आती है। और उसके अलावा इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइज़र्स, इनका राइट टाइम पे राइट डोज और राइट वे के साथ इनका इस्तेमाल आ जाता है। इसके साथ साथ जदीद जो ज़रूरी मशीनरी है उसका रोल भी मौजूदा दौर में बहुत अहमियत का हामिल है। आज हमारे साथ नहायत काबिल एहतराम प्रोग्रेसिव फार्मर मौजूद हैं जिनकी एक्सपर्टीज़ जदीद ज़रूरी मशीनरी के हवाले से हैं। ये मेहमान जो हैं इन्होंने जदीद ज़रूरी मशीनरी और जदीद तरीक़ा काश्तकारी को अपनाते हुए ना सिर्फ अपनी जो है मकई की पैदावार जो है वो उसको बेहतर किया, बल्कि दूसरे जो ज़िम्मेदार भाई हैं उनको भी इस हवाले से वो गाइड कर रहे होते हैं। बहुत सारे स्टेक होल्डर्स इनके साथ इस हवाले से रवाबत में होते हैं। ये हमारे जो मेहमान हैं ये कनाडा से इंजीनियरिंग की डिग्री इन्होंने हासिल की हुई है, लेकिन एग्रीकल्चर जो है वो इनका पैशन है। डिग्री हासिल करने के बाद इन्होंने एग्रीकल्चर जो है उसको अपनाया। तो आपकी मुलाकात हम करवाते हैं। बहुत सारे नाजरीन तारफ़ से ही जान चुके होंगे जनाब सरदार बाबर फरीद साहब। सर, वेलकम टू आवर शो। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर आप बुलाने का। आपके वक्त और साथ का बहुत शुक्रिया। नहीं जी, एनीथिंग फॉर द फार्मर्स एंड फार्मिंग कम्युनिटी, और आपने इतना साथ दिया है तो ये तो हमारा फ़र्ज़ है। आपका पायनियर के साथ बड़ा एक दरीना रिश्ता है। तो जैसे कि मैंने इंट्रो में बताया कि आपने इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की और उसके बाद आप एग्रीकल्चर में इन हुए। तो नॉर्मली ये होता है कि कोई भी इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल करने के बाद, जिस तरह से आपने कनाडा से हासिल की, तो वो कॉरपोरेट सेक्टर को ज्वाइन करता है। तो आपने एग्रीकल्चर सेक्टर को क्यों ज्वाइन किया? उसके अलावा थोड़ा सा हमारे नाजरीन को ये भी बताएं कि आपकी टोटल फार्मिंग कितनी है और कब से काश्तकारी आप कर रहे हैं। ये स्टोरी तो बहुत लंबी है। आप देखें, वेस्ट से मूव करना वापस और एग्रीकल्चर करना, उसमें कुछ ऑब्वियसली पेरेंट्स का भी हाथ था। मैं सबसे बड़ा बेटा हूँ तो किसी ने तो अपना उनका ख्याल रखना था जी। तो उस चक्कर में मैंने ये समझा कि मुझे वापस आना चाहिए। और एग्रीकल्चर मेरे खून में है। हम फार्मिंग पिछले कोई 200-250 साल से हमारी फैमिली फार्मिंग कर रही है। इस वक्त मेरी फैमिली की, इमीडिएट फैमिली की, जो मैं अपना फार्मिंग कर रहा हूँ वो तकरीबन 325 एकड़ पे फार्मिंग कर रहा हूँ। राइट जी। और आप कब से काश्तकारी कर रहे हैं? मैं अब तकरीबन 2003 से। 2003 से। जी। सर, हमारे नाजरीन को आप ये बताएं कि आपकी एक्सपर्टीज़ जो हैं वो जदीद ज़रूरी मशीनरी के हवाले से हैं कि जदीद ज़रूरी मशीनरी जो है इसकी अहमियत क्या है और फ़ी एकड़ पैदावार बेहतर बनाने में इसका रोल क्या है? देखिए, इस वक्त हमें प्रिसिजन एग्रीकल्चर की ज़रूरत है और हम जितना इसको प्रिसाइज करते जाएंगे, जितना इसकी बारीकियों को देखेंगे, उतनी हम अपनी यील्ड बढ़ाएंगे। बेसिकली प्लांटर्स हो सकते हैं,
हार्वेस्टर्स हो सकते हैं, स्प्रेइंग के तरीके हो सकते हैं। तो इन सब के छोटे छोटे थोड़े थोड़े फ़ायदे हैं जो आपकी यील्ड बढ़ाती है। सरदार साहब, हमारे नाजरीन को आप ये बताएं कि जदीद ज़रूरी मशीनरी जो है इसकी जो है एग्रीकल्चर सेक्टर में या फ़ी एकड़ पैदावार बेहतर बनाने में इसका रोल क्या है? देखिए, इसका बहुत बड़ा रोल है। आजकल अगर आप देखें, लेबर जो है आपको बहुत मुश्किल से मिलती है, फिर उसको मैनेज करना बहुत मुश्किल है। टाइमली सोइंग नहीं हो सकती। जब आप मशीनरी का इस्तेमाल करेंगे तो आप टाइमली सोइंग भी करेंगे और आप टाइमली हार्वेस्टिंग भी करेंगे, और टाइम इज़ ऑफ द एसेंस, तो वो बहुत ज़रूरी है। और प्रिसीजन जो है वो भी बहुत ज़रूरी है। तो वो प्रिसीजन सिर्फ मशीनरी की वजह से आ सकती है, वो मैनुअल प्लांटिंग और मैनुअल हार्वेस्टिंग से नहीं आ सकती। राइट, प्रिसीजन की हम बात कर रहे हैं। तो आपने जैसा कि मैंने तारफ़ में बताया था फ़ी एकड़ पैदावार कैसे बेहतर की जा सकती है, तो उसमें मैं बिल्कुल अच्छे तरीके से जानता हूँ कि 2023 में फ़ी एकड़ पैदावार के हवाले से आपका नाम पूरे पाकिस्तान में चला था कि आपने मकई की 180 मन फ़ी एकड़ से ज़्यादा पैदावार हासिल की। तो हमारे नाजरीन को भी थोड़ा सा, हमारे किसान भाइयों को गाइड करें कि मकई की फ़ी एकड़ पैदावार जो है उसको हम कैसे बढ़ा सकते हैं। देखिए, मक्की की फ़ी एकड़ पैदावार में फिर आपको कहूँगा, इसकी जितनी आप बारीकी में जाएंगे उतनी आप एवरेजेस बढ़ाएंगे। जो आपका लिमिटिंग फैक्टर है उसको निकालेंगे, उसको आप फिल करते रहेंगे या उसको पूरा करते रहेंगे तो आपकी एवरेज बढ़ती जाएगी। अब 2023 की जब आप बात करते हैं, वो आप अगर मौसम देखें और ग्रेन फिलिंग देखें और वो सारा क्रॉप टाइम देखें, उसमें उस जैसा अनप्रेसिडेंटेड मौसम आज तक शायद मैंने 20, 22, 25 सालों में नहीं देखा। जी। जब आपकी ऑलमोस्ट जून तक जो है टेम्परेचर 38 से ऊपर नहीं गया, टाइमली बारिशें भी होती रहीं, मिल्क लाइन भी पूरी हो गई। जो फार्मर्स अपना आमतौर पे जल्दी पानी बंद कर देते थे वो भी अपना बारिशों ने दे दिया, तो उससे बहुत अफेक्ट आया, क्योंकि आप मिल्क लाइन पे 30% अपनी क्रॉप लूज कर सकते हैं। जी जी। इसी तरह इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, वो एक जिसको कहते हैं 1 by 1 अगर हम डिस्कस करेंगे तो वो बेहतर होगा। कुदरत की तरफ से सपोर्ट थी इन्वायरमेंटल सेक्टर्स में। जी जी, जब तक देखिए कुछ चीज़ें हैं जो हमारे हाथ में है, एग्जैक्टली। जो हम फार्मिंग कर रहे हैं, जो हम वाई कर रहे हैं, किस तरह बीज लगा रहे हैं, वो हमारे हाथ में है। किस तरह खाद दे रहे हैं, जो हमारे हाथ में नहीं है वो हम उसका कुछ नहीं कर सकते। जिस तरह आपका टेम्परेचर हो गया, अगर आप पिछले 2 साल देखें तो हम उसकी नेड़े भी नहीं है, बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर एंड एनवायरनमेंट। तो ये इसको एनवायरनमेंट के को हम कंट्रोल नहीं कर सकते। बिल्कुल ऐसे ही। इन्वायरमेंट का तो फैक्टर एक उसमें आ गया, उसके अलावा जो फैक्टर्स जिनको हम मैनेज कर सकते हैं वो ज़रा गाइड कीजिएगा हमारे किसान भाइयों को। देखिए, सबसे ज़रूरी है किसी भी चीज़ को अगर आप देख लें कि सबसे ज़रूरी है उसका पहला स्टेप, यानी उसकी ग्रोथ का, आपने बीज सही लगाया है, कौन सा लगाया है, उसका प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस उस बीज के मुताबिक। फिर प्लांट डेप्थ बहुत ज़रूरी है। आप 2 इंच से ऊपर लगाएंगे तो भी उसका नेगेटिव इफेक्ट है, 2 इंच से नीचे लगाएंगे तो भी उसका नेगेटिव इफेक्ट है। तो वो जब आप एक प्रिसाइज प्लांटर के साथ लगाएंगे जो आपका एग्जैक्टली 2 इंच पे लगाएगा और उसको पूरा पानी सही तरह मिलेगा, तो वो 24 घंटे में जब जिस तरह ही वो पहला सुआ उसका निकलेगा, तो उस सुए के निकलने के 24 घंटे में आपका पूरा खेत इमर्ज कर जाएगा। अगर ये आपने अचीव कर लिया है तो आप वो सबसे बड़ा और पहला स्टेप है एक अच्छी अपना एवरेज लेने का। अगर ये आपने अचीव नहीं किया तो फिर एवरेजेस अच्छी नहीं आएंगी। आप देखिए, हाइब्रिड सीड है, उसका कद एक जैसा है, उसका सब कुछ एक जैसा है, तो छली भी एक जैसी होनी चाहिए। हमारे फार्म पे एटलीस्ट गुड 80 to 90% छलियों की यकसानियत आपको नज़र आएगी। मगर अगर आप दूसरे फार्मर्स को देखें जो हैंड प्लांटिंग करते हैं या दूसरे प्लांटर से करते हैं, या डेप्थ जिनकी सही तरह पूरी तरह मैनेज नहीं होती, तो उनमें आपको बड़ी छोटी छलियां नज़र आएंगी और छली भी जो है वो फ़र्क नोड्स पे लगेगी। बिल्कुल। सो उससे बहुत इफेक्ट होता है। तो ये एक पहली चीज़ है। पहली चीज़ होगी, ठीक है।
अब दूसरी चीज़ उसके बाद फिर आ जाती है आपकी फर्टिलाइज़र मैनेजमेंट, पेस्ट मैनेजमेंट, अपना गन की मैनेजमेंट। ये सारी चीज़ें, ये सब इकट्ठा हो के ही आपकी एक एवरेज बनती है। लेट्स से आपके बैग में, ये डेविड हुला ने तो प्रूव कर दिया ना जी कि आपकी अब मक्की जो है वो 400 मन तक जाती है, 397 उनका रिकॉर्ड है जी। तो अगर उस थैले में 400 मन की अगर एवरेज है तो वो हम जो गलतियां करते हैं वो हमें नेगेटिव करते 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 और जो हमारी फिर बाद में एवरेज निकलती है वो निकलती है। तो हमने उस गलतियों को एलिमिनेट करना है, हमने अपने लिमिटिंग फैक्टर्स को एलिमिनेट करना है। वो हम करते जाएंगे, हम अपना इसकी यील्ड बढ़ाते जाएंगे। अब मोस्टली जो मैंने लोगों को गलती करते देखा है वो जो यूरिया है उसकी अर्ली एप्लीकेशन कर देते हैं। उस वक्त 15 से 20 दिन की वो फसल होती है या 15-20 दिन की एज होती है उस पौधे की। अगर आप लीफ एजेस देखें उसकी, वो आपका मे बी V3 पे या V2 पे ही वो शुरू हो जाते हैं। तब तो वो अपने दाने से वो खुराक ले रहा होता है और अभी उसके वो रूट्स निकले ही नहीं होते कि वो ज़मीन से खुराक उठाना शुरू करे। और हम उसको यूरिया एक बोरी, दूसरी बोरी, ऑलमोस्ट 2-2 बोरियां लगा जाते हैं, तब तक उसको यूरिया की ज़रूरत नहीं होती। तो उसकी जो यूरिया एप्लीकेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पोटाश एप्लीकेशन दूसरी सबसे बड़ी गलती जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो सबसे पहली चीज़ जो मक्की लेती है वो पोटाश अपटेक करती है और वो अपना 80% जो उसकी नीड है पोटाश की, वो अब कह लें गोडे से लेके टैसलिंग तक, टैसलिंग से कुछ पहले, तब तक वो 80% अपनी पोटाश ले लेती है। और हम पोटाश आम तौर पे जो मैंने देखा है वो डालते ही टैसलिंग या टैसलिंग के बाद। एग्जैक्टली ऐसे ही है। सो ये कुछ चीज़ें हैं जो इसको मैनेज कर लिया जाए तो बहुत बेहतर एवरेजेस आ सकती हैं। बिल्कुल सही है। आपने जो है जैसे आंसर बता रहे थे, आपने कहा कि किसी भी फसल का आगाज़ जो है वो बेहतरीन हो तो फिर उससे जो है एंड पे अच्छी पैदावार जो है वो ली जा सकती है। तो आगाज़ के हवाले से आपने बताया कि पौधे से पौधे का फासला एग्जैक्ट होना चाहिए, उसकी जो है डेप्थ जो है सीड की वो सेम होनी चाहिए। तो प्लांटर तो काफ़ी सालों से हमारी मार्केट में फील्ड में इन है, लेकिन वो प्लांटर्स अभी तक जो है फार्मर की अडॉप्शन जो है वो इतनी ज़्यादा नहीं हो सकी प्लांटर के हवाले से। तो थोड़ा सा ये बताएं कि इन प्लांटर्स जो हैं इनमें क्या चैलेंजेस हैं और जो चैलेंजेस इनके अंदर हैं उनको हम किस तरह से मैनेज कर सकते हैं। देखिए, सबसे बड़ा मसला है कि वो क्वालिटी प्लांटर्स नहीं है जो हमारी नीड है। जो आपने, अगर आप सोचों से बाहर आपने एवरेज लेनी है, अब हमने डेविड हुला साहब का एग्जांपल दिया, उनके पास जिसको कहते हैं कंप्यूटर प्रिसिजन टाइप के प्लांटर्स हैं जो आपको प्लांट टू प्लांट वेरिएबल रेट्स वो कर सकते हैं, यानी प्लांट पॉपुलेशन के प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस ऑन अ स्विच ऑफ अ बटन वो चेंज कर सकते हैं, डेप्थ चेंज कर सकते हैं और उनको वो फीडबैक्स भी दे रही होती है। अब हमारे यहाँ जो आपके मेजर प्लांटर्स हैं वो 3 किस्म के हैं, जिसमें आपकी एक न्यूमेटिक है, इलेक्ट्रिक, एक न्यूमेटिक मैकेनिकल और एक मैकेनिकल। तो इन तीनों में फ़र्क मसले आते हैं। सब में डेप्थ परसेप्शन इतनी अच्छी नहीं है, ये सबसे बड़ा मसला तकरीबन सारे प्लांटर्स में। नंबर 2 जो मसला आता है डबलिंग या मिसिंग। जो न्यूमेटिक है उसमें इतनी मिसिंग नहीं है, मगर वो जो मिसिंग अगर उसमें होती भी है तो वो जो उसकी डिलीवरी ट्यूब है उसमें मिट्टी फंस जाती है तो बहुत सारे दाने उधर रह जाते हैं, तो वो लोग देख नहीं सकते इसको। एक्चुअली अगर कोल्टियर काट के वो फरो खोले तो उसमें फिर ये मसला नहीं होता। जो आपकी जो मैकेनिकल आपका प्लांटर है जिसको टिक टिक भी कहते हैं, वो जी बिल्कुल अपना व्हील टाइप जी, उसमें ये मसला आ जाता है, सीड साइज बहुत इंपॉर्टेंट है और उसके अंदर डिस्कें होती हैं, उस डिस्क में सीड आता है। अगर उसमें 2 सीड आ जाएंगे आराम से फिट आ जाएंगे तो वो 2 घेर देगा। अगर फिट नहीं आएगा, और वो तब होता है कि आपने जो दवाई लगाई हुई होती है सीड ट्रीटमेंट की, वो आहिस्ता आहिस्ता उसको नैरो करती जाती है उस होल को, और उसमें फिर वो सीड बैठता नहीं है। जी बिल्कुल, वो एक प्रैक्टिस भी है ना कि जैसे ही प्लांटिंग करनी है उससे थोड़ा टाइम पहले ही उसको जो है ना सीड ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं जी, जिसकी वजह से भी वो सीड व्हील में वो फंस जाती है, जिसकी वजह से वो सीड प्रॉपर उसके ऊपर आ नहीं रहा। बिल्कुल ऐसे ही है। तो उस हवाले से यही है कि उसको जो है ना सीड साइज़ के
हवाले से जो है उसको चेंज करना चाहिए, जिस तरह का सीड साइज़ हो उसी हवाले से उसको चेंज कर रहे हैं। बिल्कुल। ठीक है, ये आपने प्लांटर के हवाले से कहा कि दोनों के अंदर ये चैलेंजेस है, आप थोड़ा सा ये भी गाइड करें कि उनको मैनेज कैसे कर सकते हैं हम। देखिए जो उसका उसका मैंने आपको बता ही दिया, जिस तरह मैकेनिकल आपका वो व्हील टाइप है, उसको आप बार बार साफ़ करें। उसको जब भी आप नया बैग लें तो उसको डिस्क निकाल के उसमें चेक करें कि 2 सीड तो नहीं गिर रहे या एक सीड भी नहीं कर रहा, साइज़ जो है सीड का ठीक है। जो आपके ऑलरेडी न्यूमेटिक हैं उसमें आप देखें कि डिलीवरी ऑफ द सीड में ट्यूब में मिट्टी तो नहीं फंसी हुई। आपकी ज़मीन फिर इसमें आपको बहुत अच्छी बनानी पड़ती है ताकि इस टाइप की कुछ चीज़ ना आए जो उसको रगड़ती जाए, ऊपर से मिट्टी हटाती जाए। तो ये 3-4 चैलेंजेस हैं, ये आपको ज़रा गौर से देखने हैं। और आपने प्लांटिंग से पहले अपने उसको बहुत अच्छी तरह चेक कर लेना है कि कोई उसमें गलती की गुंजाइश ना हो, तो उसमें फिर आपकी बेहतर प्लांटिंग हो जाती है। अच्छा, थोड़ा सा फार्मर्स को ये भी हमारे गाइड करें कि कौन सा प्लांटर जो है वो आपके एक्सपीरियंस के मुताबिक बेस्ट है, जिसको आप यूज़ कर रहे हैं, जिसमें ये चैलेंजेस जो हैं वो कम से कम हो। देखिए जी, मैं अभी रिसेंटली एक प्लांटर प्रोक्योर करने जा रहा हूँ। वो मोनोसेम टाइप का प्लांटर है। आजकल एक मोनोसेम का मैंने एक प्लांटर यहाँ पाकिस्तान में देखा है, गस्पार्डो के भी हैं। उनके उसके अलग थोड़े से चैलेंजेस हैं। इस वक्त जो मोनोसेम का है वो मुझे बेहतर लगा है। उसमें मैं रो क्लीनर्स, जो बेसिकली अगर बीच में कोई जड़ हो वो सारा उसको साफ़ कर देता है। और वो ज़ीरो टिल में भी है वही प्लांटर, और वो कन्वेंशनल टिल में भी है। तो मैं उसको अब प्रोक्योर करने जा रहा हूँ और उसके ऊपर मैंने अच्छी स्टडी की है, और वो थोड़ा सा एडवांस भी है जो हमारे लोकल प्लांटर्स हैं। और होपफुली अगर वो उसको कोई कॉपी कर ले यहाँ, तो क्या बात है, सबके लिए यहाँ बेहतर हो जाएगा। बट ये प्लांटर्स इतने महंगे नहीं हैं, अगर आप इसको स्पेशली चाइना से मंगवाएं तो इतनी एक्सपेंसिव नहीं है। अच्छा, जदीद ज़रिए मशीनरी में प्लांटर के बाद अगर हम बात करें तो हार्वेस्टर जो है उसका जहन में आता है। तो हार्वेस्टर्स का इस्तेमाल जो है, जैसा कि आप भी जानते हैं कि लेबर की शॉर्टेज का बहुत बड़ा चैलेंज है। उसके अलावा अगली फसल जो है उसका टाइम पे लगना भी जो है एक बहुत बड़ा फार्मर के लिए जो है ये चैलेंज होता है। तो उस हवाले से हार्वेस्टर्स का इस्तेमाल मकई में कितनी अहमियत का हामिल है? आई थिंक हार्वेस्टर आपका उसका इस्तेमाल बहुत इम्पॉर्टेंट है। लेटली अब नए हार्वेस्टर्स आ गए हैं। HPL ज़राई सर्विसेज भी दे रहा है, हम भी सर्विस दे रहे हैं। मैंने भी कुछ हार्वेस्टर्स मंगाए हैं जो स्पेसिफ़िक मकई के लिए बेहतरीन, उसके अंदर उसकी जितनी भी किटें हैं वो मौजूद है। जो आज से कुछ साल पहले जो मशीनें थीं या मशीनों पे जो किटें लगी हुई थी, तो अगेन हमारे, क्योंकि हम जुगाड़ लगाते हैं, वो जुगाड़ से लगी हुई थी, वो दाना बहुत तोड़ती थी, वो तंग बहुत करती थी, और वो इतनी एफिशिएंटली हार्वेस्टिंग भी नहीं करती थी। तो आप ये देखिए ना, लेट से आप 400-500 एकड़ के फार्मर हैं, अगर आपका वो 500 एकड़ 10 दिन में कुंजा जाए जी। तो आप तो छलांगे मारेंगे। बिल्कुल। ठीक है, मैं अगर फार्मर हूँ मैं तो छलांगे मारूंगा कि यार बड़ा टाइमली हो गया। इसी तरह अगर आप उसको मैन्युअल और दूसरे तरीके से हार्वेस्टिंग करें तो मेरा ख्याल है पूरा आपको महीना ही लग जाता है। सो उनके लिए इम्पेरेटिव है कि वो अपना हार्वेस्टिंग जो है वो मैकेनिकल कराएं या कॉम्बाइन से कराएं। अब इसमें मैं आपको रीजंस देता हूं जो वो लोग नहीं अपना ये करवाते कि जी हमने रेट अच्छा लेना होता है जी। मगर वो बेसिकली अर्ली काट रहे होते हैं अपनी मक्की। उस वक्त मक्की पक्की भी नहीं होती। आप 30% to 40% मक्की लॉस करते हैं क्योंकि वो उसकी मिल्क लाइन 5.25 पे होती है। अब वो कहते हैं कि जी हम अगर इसको डिले करेंगे तो हमारी वो अगली फसल डिले होगी और रेट भी हमें नहीं मिलेगा। आप ये देखें वो 30% का मतलब आप 30 मन लगा लें, 30 मन की एवरेज का आप जो है वो अगली फसल से उतना प्रॉफिट नहीं निकाल सकते कि अगर वो 30 मन को आप प्रोटेक्ट कर लें। एग्जैक्टली। फिर वो ये कहते हैं कि जी रेट उस वक्त कम हो जाता है और हम वो ड्राइंग आ जाती है, जी बारिश हो जाती है। उस सब के हल हैं। हर चीज़ मैकेनाइज करेंगे तो ये सारी चीज़ें अपना एलिमिनेट हो जाएंगी, जिसमें ड्रायर्स भी हैं और हार्वेस्टिंग भी है। और आप एक 500 एकड़ का फार्मर
आज अगर चाहे मेरे 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 साथ अगर वो करना चाहे कुछ, तो मैं उसका लेस देन अ वीक में 500 एकड़ काट सकता हूँ अगर वो संभाल सके। बिल्कुल सही है। आमतौर पे ये हमारी 25 से 30 एकड़ एक मशीन काटती है। बहुत बड़ी टाइम की सेविंग है जी, 25 से 30 एकड़ काटती है, मगर मैंने जो एक्सपीरियंस किया है 20 एकड़ के बाद ना फार्मर्स की हाथ खड़े हो जाते हैं, क्योंकि दाना ही इतना होता है, संभाला नहीं जाता उनसे। मगर वो सबके सॉल्यूशंस हैं। जी जी, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा, ये जिस तरह हमने ये 2025 में हमने देखा, स्प्रिंग 2025 में, जी, कि पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस जो हैं, जिस तरह से इन्वायरमेंटल कंडीशंस रही हैं, वेदर कंडीशंस रही हैं, इसमें पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस बहुत ज़्यादा थे, जिससे फार्मर के साथ साथ इंडस्ट्री को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। तो पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस के हवाले से थोड़ा सा बताएं कि किस तरह इसको जो है मिनिमाइज़ किया जा सकता है, किस तरह इसको मैनेज किया जा सकता है। देखिए ये पूरी सप्लाई चेन को काम करना पड़ेगा। ये फार्मर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि वो ही सुखा के आपको मक्की दे। आप पूरी दुनिया में ये इस तरह नहीं होता। फार्मर जो है वो यूजुअली गीली सी गीली मक्की जो है वो लेके जाता है एक जगह, और वो मिल भी हो सकती है, और वो खुद सुखाते हैं। मैं अब आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मैं किसी एक मिल के साथ काम कर रहा था। उन्होंने तकरीबन, उनसे मैंने डाटा लिया तो उन्होंने को 8 से 10 हज़ार टन मक्की रिजेक्ट की, क्योंकि जी वो 16 मॉइस्चर से ज़्यादा थी, और उनकी आई थिंक खरीद 14 पे थी। अब यही ड्रायर में अगर वो कंपनी या वो मिल ड्रायर में ये डाल के उसको ड्राई कर लेती, तो आज की डेट में उसको कम से कम 25 से 30 करोड़ रुपए का फ़ायदा होना था ड्राई करके। वो किस तरह? उस वक्त मक्की सस्ती मिल रही थी, क्वालिटी भी बेहतर थी, सिर्फ पैरामीटर एक था कि जी गीली है, इसलिए रिजेक्ट कर रहे हैं। बिल्कुल सही। तो मैं तो ये कहूँगा मिल वालों को उनको भी थोड़ा अपना इसकी तरफ देखना चाहिए। आपको 25 मिले 30 मिले, आपको वो मक्की लेनी चाहिए, ड्राई करनी चाहिए और अपने स्टोरेज बिन्स में डाल देनी चाहिए। फार्मर की इतनी सख्त नहीं है कि वो इस तरह की चीज़ें वो इस्तेमाल कर सके, बिकॉज फार्मर साइज़ छोटा है। हाँ, जो बड़े फार्मर्स हैं उनको मैं ज़रूर कहूँगा कि अपने लिए एक मोबाइल ड्रायर लें और वो अपना ड्राई करके उसको स्टोर करें, उसको जिस तरह मर्जी रखें। उसमें मे बी आपको कॉस्ट कोई 100-150 रुपये मन पड़ जाएगी ड्राइंग की, मगर आप ये देखें कि आगे कितना फ़ायदा है। इस वक्त A+ क्वालिटी की मक्की आपके पास हो तो मार्केट में आपको पता है क्या है रेट। बिल्कुल, ऑलमोस्ट डबल की गेम हुई पड़ी। बिल्कुल ऐसे डबल की गेम हुई पड़ी है। और इसमें ये भी है, थोड़ा सा फार्मर को हमारे ये भी गाइड करें कि जैसे ही सरदार साहब होता ये है कि जैसे ही फसल फार्मर बहुत केयर करता है, उसकी निगहदाश्त करता है, बर्दाश्त कर लेता है उसकी, लेकिन उसके बाद क्या होता है कि मार्केट में गलाट आ जाता है। जब मार्केट में गलाट आता है, वही फसल जो है उसका रेट गिर जाता है, फार्मर जो है वो लॉस में चला जाता है। हमारे फार्मर्स को गाइड करें कि किस तरह से जो उनकी प्रोड्यूस है उसको वो स्टोर कर सकें, ताकि उससे जो है बेहतरीन मुनाफा जो है वो हासिल कर सकें। देखिए, अनफॉर्चुनेटली हमारे फार्मर को मनी मैनेजमेंट नहीं आती। जो कमाता है अगर उसको पैसे अच्छे बच गए वो भी लगा देगा, अगर कम बचे वो भी खर्च देगा। तो मनी मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, और आहिस्ता आहिस्ता अपनी कैपेसिटी बनाएं कि आप अपनी पूरी की पूरी फसल स्टोर कर सकें। और वो एक दिन में नहीं हो सकती। आप करें कि हाँ जी मैंने 50 मन स्टोर करनी है, आपने ओरिजिनल जो पैसे उसके जो पहले मिल रहे थे आप उसको यूज़ करें, बाकी सारी जो पैसे हैं अपनी कैपेसिटी बनाने में लगाएं, अपनी कैपेसिटी बढ़ाने में लगाएं, ताकि वो आहिस्ता आहिस्ता जमा हो के आप इतना कर सकें कि आप अगली फसल भी लगा लें और आपकी सारी क्रॉप भी बच जाए जी। ओनली देन। और ये 2-3 साल में आप बड़े आराम से अचीव कर सकते हैं। तो ये तो छोटा फार्मर कर सकता है। बड़े फार्मर्स तो आमतौर पे वो अपना कुछ ना कुछ स्टोरेज करते ही हैं, और उनका डिपेंड कर रहा होता है कि उनको लग रहा होता है कि बढ़ेगा रेट, तो वो तकरीबन सारी फसल भी स्टोर कर लेते हैं। बिल्कुल सही है। यानी ये बिल्कुल आपने सही मशवरा दिया कि एकदम से ये नहीं हो सकता, स्टेप बाय स्टेप इसको करें। 2-3 साल में अपनी अपनी स्टोरेज जो कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है, उसको बेहतर करें, ताकि आप उससे बेहतरीन जो है वो अर्निंग जो है वो हासिल करें। बिल्कुल मनी मैनेजमेंट, बिल्कुल मनी मैनेजमेंट। बिल्कुल सही। सरदार साहब, डिस्कशन का रुख मोड़ते हैं। मौजूदा दौर में इस्तेमाल बढ़ रहा है ड्रोन टेक्नोलॉजी का और सैटेलाइट टेक्नोलॉजी का। इस हवाले से हमारे फार्मर्स को बताएं कि इसकी अहमियत क्या है और इसका आप क्या फ्यूचर देख रहे हैं।
आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप प्रिसीजन एग्रीकल्चर को देखें, जहाँ हर चीज़ इकोनॉमिकली आपने करनी है, उसमें अगर आप एनडीवी का देख लें, ये जो आपने पायनियर ने हमारे साथ एक पायलट रन किया है, जिसमें वो हमें हेल्थ प्लांट की बताते हैं, नाइट्रोजन बताते हैं कि इधर कमी आ रही है, तो आप उन जगह बड़े आराम से ज़्यादा नाइट्रोजन दे सकते हैं जिधर वो कमी बता रही है, और वो आपकी यील्ड प्रोटेक्शन देती है। अगर आप ड्रोन की बात करें तो अगर आपकी जब कॉर्न मकई जो है आपकी एक हाइट से बढ़ जाती है जिधर वो स्प्रे बहुत करना मुश्किल हो जाती है, तो ड्रोन्स उसमें बहुत अच्छा रिज़ल्ट दे सकता है। लेट्स से आपको लेट फॉल आर्मी वर्म आ गया है, तो आप उसको बहुत अच्छा कवर कर सकते हैं। फिर उसी ड्रोन से आप वो प्रोग्रामेबल भी होता है, वो टारगेटेड स्प्रेज भी कर सकता है। तो वो भी एक ऑप्शन है कि जिस जिस जगह बीमारी आई हुई है, या लेट्स से फॉल आर्मी वर्म आया हुआ, या अपना आपका जो छली के बालों का वर्म होता है, एयर वर्म, वो आया हुआ है, तो आप उसको बड़े इजीली टारगेटेड स्प्रेज भी कर सकते हैं। तो ये आई थिंक बहुत इम्पॉर्टेंट है। सरदार साहब, आपके वक्त और साथ का बहुत शुक्रिया। उम्मीद है कि हमारे ज़िम्मेदार भाइयों ने बहुत मुफीद मालूमात जो है इससे हासिल की होंगी। मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा, आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दी अपने तासुरात शेयर करने की, मुझे आपने ये अपॉर्चुनिटी दी। थैंक यू सो मच। हम उम्मीद करते हैं आप फिर हमें टाइम देंगे, फिर एक नशिस्त जो है इसके ऊपर इंशाल्लाह दोबारा लगाएंगे। इंशाल्लाह। ये आई थिंक हमारे लिए इतना ज़्यादा टाइम नहीं था, बहुत सारी चीज़ें बातें करने वाली थी, ये इतने छोटे टाइम में वो कंप्लीट नहीं हो सकती। बिल्कुल, इंशाल्लाह। थैंक यू। नाजरीन, आपके भी वक्त और साथ का बहुत शुक्रिया। अगर इस एपिसोड के हवाले से आपका कोई फ़ीडबैक है, कोई इनपुट है, तो आप कमेंट बॉक्स सेक्शन में दे सकते हैं। इसके अलावा हमारा व्हाट्सएप नंबर 032 29 29 29 29 पर भी आप अपनी कीमती आरा और तजावीज़ दे सकते हैं। नाजरीन, अगली एपिसोड में एक नए मौजू के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। उस वक्त तक अपने होस्ट खालिद रहमान को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।